हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। अगर हम एक गिलास पानी लें या एक डोल पानी लें, उस पर टर्च को अगर हम सीधा सीधा लंबवत डालें तो देखते हैं कि वो लंबवत ही वापस आ जाती है। वहीं अगर हम तिरछा करके उसको डालते हैं तो देखते हैं किरण पुंज अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ऐसा कब होता है? जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तब उनके पथ में विचलन होता है। और ये जो विचलन होता है यानी कि प्रकाश की किरणें मुड़ती हुई सी प्रतीत होती है, तो प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम द मीडियम टू अनदर। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब तो हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। और कब होता है कि जब ये पास करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब इसको हम थोड़ा सा और लंबा भी डिफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन जितना डिफिनेशन आपका छोटा होगा उतना उसको आप आराम से याद कर सकते हैं। इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन कि ये घटना है। कैसी घटना है? तो प्रकाश के मुड़ने की, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट की। और कहाँ से मुड़ने की घटना है? तो स्ट्रेट पाथ से। और कब? जब ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रवेश करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लान। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन का नियम कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन के भी दो नियम हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया? आपतित किरण, आपतित बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब, और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में या समतल में होते हैं, प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसके बाद सेकेंड लॉ क्या कहता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, अगर हिंदी में हम देखते हैं तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश से किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। या शॉर्ट में हम ऐसे भी कह सकते हैं आपतन कोण की ज्या और आपतन कोण की और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या मतलब क्या होता है? ज्या को ही अंग्रेजी में साइन कहते हैं। तो अगर हम इसको अंग्रेजी में समझते हैं या समझाते हैं तो ऐसे हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल of refraction is a constant for a specific light of a specific color and for a specific pair of medium। तो किसी वर्ण का अर्थ होता है कलर, तो किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको हम स्नेल्स नियम भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant for a specific light of a specific color and for a specific pair of media। तो ये इस लॉ को हम स्नेल्स का भी नियम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। साइन आई बटा साइन आर बराबर कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट को हम यू मान लेते हैं तो हम लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑल्सो। तो ये कांस्टेंट जो म्यू हमें हुआ हम लिए हैं साइन आई बटा साइन आर, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी नियतांक को हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या कारण है रिफ्रैक्शन का। तो लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में प्रकाश का अलग अलग वेग होता है, यही रिफ्रैक्शन का कारण होता है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस का। तो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
gives information about the direction of bending of refracted ray. It tells whether the ray will bend towards or away from the normal. और उसके बाद the refractive index of medium is related to the speed of light. It is the ratio of the speed of light in vacuum to that in the given medium. अब इसके बाद एक शब्द का बार बार चर्चा होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ द फाइनल पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज सफर्ड सेवरल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस इज रिवर्स्ड इट रिट्रेसेस इट्स पाथ एग्जैक्टली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा फैक्टर होता है जो जिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो ये होता है नेचर ऑफ द मीडियम, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, टेम्परेचर, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। अब इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, तो सीधे लिख सकते हैं sin I बटे sin R बराबर म्यू। तो ये कॉन्स्टेंट होता है, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा sin I बटे sin R बराबर NV। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बतलाता है कि बेंडिंग कितना हुआ। अब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे परिभाषित करेंगे, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको हम आप देख सकते हैं sin I बटा sin R बराबर म्यू या sin I बटे sin R बराबर n। तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इन एयर, और मतलब वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन ए मीडियम। तो nm बराबर हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो इसको हम लिख सकते हैं c बटे v। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ऑप्टिकली जो डेंसिटी ऑफ मीडियम जो होता है, तो उसमें जितना ऑप्टिकली डेंस होगा उसमें किसी प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा। अब ए रे ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर वन बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। इसका मतलब हो गया, इसमें आप ध्यान रखने वाली बात है कि जब कोई लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ होगा तो लंब की तरफ मुड़ेगा, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, मतलब सघन से विरल में जाएगा, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो नॉर्मल है, लंब है, उससे दूर हटेगा। अब इसके बाद इसमें आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब भी समझना है। तो ग्लास स्लैब में हम देते हैं तो वहाँ पर आप लेटरल शिफ्ट भी दे सकते हैं। जैसे हवा से आया कांच में, कांच से फिर हवा में, तो उसको तो उसी पाथ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये पाथ को फॉलो नहीं करता है। तो हमारा जो निर्गत किरण जहाँ से होना चाहिए और जहाँ से हो रहा है, तो उसके बीच में जो गैप होता है वो लेटरल शिफ्ट होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं रियल और एपरेंट डेप्थ क्या होता है। तो रियल का मतलब होता है कि मतलब कितना डेप्थ होना चाहिए। अगर हम कोई छड़ी को पानी में डुबाते हैं तो कितना उसका डेप्थ होना चाहिए, हम उसको यूनिट से देख सकते हैं, स्केल से नाप सकते हैं, लेकिन वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो पानी में डूबा हुआ जो सिक्का हो है या चाशनी में रसगुल्ला है, तो अपने एपरेंट साइज से जितना उसका रियल साइज उससे बड़ा दिखाई देता है। ये क्यों होता है? तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं रियल डेप्थ बटा एपरेंट डेप्थ। अब रिफ्रैक्शन और कुछ जो नेचुरल फिनोमेना है, जैसे जब सूर्योदय होता है उससे पहले दिखाई दे जाता है, या सूर्यास्त के बाद भी कुछ देर तक सूर्य का दिखाई देना, तो ये सब जो नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो इसमें रिफ्रैक्शन की भूमिका है। द सन इज विजिबल ए लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अनटिल ए लिटिल आफ्टर द एक्चुअल सनसेट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमोस्फेयर। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमोस्फेयर। तो हम देख सकते हैं ये इन बातों की मदद से हम रिफ्रैक्शन को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब समझ लीजिए कि जो वस्तु का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उससे प्रकाश उतना ही कठिनता से गुजरेगा। अब वायु का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें प्रकाश बहुत सरलता से मूव कर सकता है, और उससे ज़्यादा है पानी का 1.33, केरोसिन ऑयल का 1.44, एल्कोहल का 1.36। और इसी हिसाब से अगर आप आकलन कीजिए तो कोई रत्न क्यों चमकता है, जैसे माणिक है, नीलम है,
तो मानी का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे 1.71 और नीलम का 1.77 और हीरा का कितना ज़्यादा होता है 2.42 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कारण हीरा बहुत चमकता है और कठोर भी ज़्यादा होता है, ऑप्टिकली डेंस भी होता है। तो इन बातों से हमने रिफ्रैक्शन को समझा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ का चर्चा कर रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड करस्पॉन्ड टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल, तो ये जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल होता है। और इसमें लाइट, जब इसमें हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इसके बाद हम देख सकते हैं आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आई ऑफ एंगल इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो आर बराबर, और आर बराबर 90 डिग्री है। तो इसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी। अगर मतलब फॉर आई ग्रेटर देन आई सी नो रिफ्लेक्शन होगा। और जब इसको हम फिर बढ़ाते हैं, इस लेवल पर लाते हैं आई बराबर आई सी केस में, तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब हम देख सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत को फॉलो करता है, और इसमें इसका स्मॉल साइज, लाइट वेट, ग्रेटर इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटीज़, देन मेटेलिक वायर्स, तो इसके कारण ये बहुत लोकप्रिय है। अब इसमें हम देख सकते हैं दो भाग है, एक है कोर और दूसरा है क्लैडिंग। तो कोर का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और क्लैडिंग का लो होता है। तो सिंस लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन at each stage, there is no appreciable loss in the intensity of the light signal। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में प्लास्टिक क्यों लोकप्रिय है, क्योंकि ये चीपर है, फ्लेक्सिबल है, और मतलब इट स्टैंड मोर स्ट्रेस, लेस इफिशिएंट ट्रांसमिशन, हाई लॉसेस इन्वॉल्व। और इसका उपयोग होता है ऑप्टिकल फाइबर का ऑप्टिक इंडोस्कोपी, डेकोरेटिव आइटम्स, कम्युनिकेटिव सिस्टम, इसमें इसका यूज होता है। और इसके बाद हम फिर टोटल